हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ब्रेन का अग्र मस्तिष्क जो है उसका पहला और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं वो हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसे कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद जो है हम इसे आगे आप पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम जो है अग्र मस्तिष्क के ही दो महत्वपूर्ण भाग थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अग्र मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग सेरेब्रम हमने पढ़ लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन के जो है तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होती है वो अंडाकार संरचना, आपके एनसीईआरटी में केवल ये दो मेंशन है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस मेंशन नहीं है। थैलेमस जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये जो ओवल शेप संरचना आपको दिख रही है, ये जो अंडाकार संरचना दिख रही है, ये है थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट जो है उसकी छत जो भाग बना रहा है वो एपिथैलेमस कहलाता है, और उसका जो नीचे वाला पार्ट है जो उसका फर्श बना रहा है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। नाम से ही जाहिर है, एपी यानी ऊपर, हाइपो यानी नीचे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इनमें एपिथैलेमस वाले पार्ट की। एपिथैलेमस डायनसिफेलॉन का ही ये भाग है, एपिथैलेमस। ये जो अंडाकार भाग आपको नजर आ रहा है थैलेमस, इसका ऊपरी भाग जो है, उसका ऊपरी भाग इस तरह जो इसकी छत बना रहा है वो पार्ट जो है वो कहलाता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस कहलाता है। एपिथैलेमस जो होता है वो नॉन नर्वस होता है। ये इसमें किसी तरह की कोई तंत्रिकाएं नहीं होती। ये कैसा होता है? नॉन नर्वस होता है, इसमें कोई तंत्रिकाएं नहीं होती। ठीक है, फिर ये काम क्या करता है? ये क्या करता है? ये मिलता है पाया मैटर के साथ। ये पाया मैटर के साथ मिलकर और सीक्रेट करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF का सिक्रेशन करता है। देखिए, हमने पढ़ी थी मस्तिष्क के ऊपर तीन लेयर पाई जाती है, तीन झिल्लियां पाई जाती है जो इसकी सुरक्षा का काम कर रही है। उसमें जो सबसे तीसरी थी उसका नाम था पाया मैटर। और मस्तिष्क में बहुत सारी चार महत्वपूर्ण गुहाएं होती है। उन गुहाओं में जो ये क्या होता है, जैसे मस्तिष्क की जो गुहाएं होती है, इस तरह मान लीजिए चार गुहाएं हैं, तो जो तीसरे नंबर की जो वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, उस थर्ड वेंट्रिकल में पाया मैटर इस तरह कुछ अंदर प्रवेश करती है और यही पाया जाता है ये एपिथैलेमस। तो पाया मैटर जब अंदर प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस या इसे कहते हैं रक्तक जालक, हिंदी में रक्तक जालक कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल भाग में पाया मैटर और एपिथैलेमस दोनों जो है यहाँ CSF का सिक्रेशन का काम कर रहे हैं पाया मैटर के साथ मिलकर। एपिथैलेमस, कोरोइड प्लेक्सस आपको याद रखना है, जो ये काम कर रहा है, ये मिलकर बना रहे हैं CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो एपिथैलेमस जो है वो नॉन नर्वस है और पाया मैटर के साथ मिलकर CSF का सिक्रेशन कर रहा है। ये हो गया एपिथैलेमस। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा वाला पार्ट जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस, यहाँ जो आपको ये अंडाकार संरचना दिख रही है, ये चारों तरफ से जो है एक तरह से ये जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम के आधार भाग में, इसके निचले पार्ट में है, इसके बेस में है ये, और चारों तरफ से जो है ये
इस सेरेब्रम से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, इसलिए आपको ऊपर से ये नज़र नहीं आएगा, सेक्शन काटने पर ही ये नज़र आता है थैलेमस। तो पहली बात तो ये कि ये है कहाँ, ये है सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम जो है उसके आधार पर, सेरेब्रम के आधार पर ये स्थित है। किस तरह की संरचना है इसकी, अंडाकार संरचना इसकी होती है थैलेमस की। और ये काम क्या करता है, ये एक तरह से रिले सेंटर का काम करता है। ये रिले सेंटर है, रिले सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं प्रसारण केंद्र, प्रसारण केंद्र की तरह ये कार्य करता है। इसमें क्या होता है, संवेदी और प्रेरक प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती है, ये वास्तव में कनेक्शन का काम करता है। कैसे, यहाँ आपके पूरे शरीर से जो संकेत आ रहे हैं, उन संकेतों को ये यहाँ तक लाते हैं तंत्रिकाओं द्वारा, और ये थैलेमस निर्धारित करता है कि इनको कहाँ जाना है। क्योंकि हमारा ये जो सेरेब्रम पार्ट है, ये बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत सारे कार्य करता है। तो यहाँ जो संकेत आ रहे हैं वो किस तरह के संकेत है, वो दर्द के संकेत हैं, वो टच के संकेत है, वो सुनने से संबंधित है, वो देखने से संबंधित है, सोचने से संबंधित है, या गणितीय क्रियाओं से संबंधित है। तो वो संबंधित उस सेंटर तक पहुंचाने का काम ये करता है, रिले करने का काम ये करता है। जो संकेत यहाँ से आ रहा है, उस संकेत को वास्तव में जाना कहाँ है, सेरेब्रम के कौन से पार्ट में जाना है, उस पार्ट का निर्धारण, उस सही जगह पहुंचाने का काम थैलेमस करता है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है, प्रसारण केंद्र की तरह काम कर रहा है। यानी प्रसारण केंद्र होते हैं जो कौन सा एपिसोड कब, किस समय और किस जगह पहुंचाना है, वो काम प्रसारण केंद्र करते हैं। वही काम ये कर रहा है कि संकेत किस तरह के आ रहे हैं, उन संकेतों को सेरेब्रम के कौन से पार्ट में पहुंचाना है। आपके ब्रेन में जो संकेत आ रहे हैं वो संकेत किस तरह के हैं, और उन संकेतों को कौन से पार्ट में पहुंचाना है। उसे ऑसिपिटल पार्ट में पहुंचाना है, पैराइटल में पहुंचाना है, फ्रंटल में पहुंचाना है, टेम्पोरल में पहुंचाना है। ये सारे कार्य का निर्धारण कौन करता है, थैलेमस करता है। तो ये रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है कौन, थैलेमस। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ लिमिटेड काम इसके और भी है, कुछ लिमिटेड मात्रा में, कुछ बहुत सीमित मात्रा में ये टेम्परेचर को, इसके अलावा पेन, दर्द को, इसके अलावा प्रेशर, और ये टच जो है उसका भी ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन लिमिटेड में मात्रा में जो है, बहुत सीमित मात्रा में ये इसे भी नियंत्रित करता है। कौन कौन से कार्य, तापमान का, दर्द का, पेन, प्रेशर, दाब का, और टच जो है, स्पर्श जो है, उसे उस तरह का अनुभव का जो है वो थैलेमस द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अपने एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये याद रखना है कि ये रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। किस तरह का कार्य कर रहा है, रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। इसके बाद डायेनसेफेरॉन का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हर तरह की एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर आते हैं और आते रहेंगे। जरूर आपको पढ़ना है, समझना है, और इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपो यानी होता है नीचे, थैलेमस के ये नीचे होता है। ये जो थैलेमस पार्ट दिख रहा है, उससे ये नीचे वाला जो ये भाग है, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस, और इसी के साथ जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी। बात करते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। ये थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस के आधार पर होता है, थैलेमस के आधार पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका कार्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित कार्य जरूर आते हैं। बात करें इसके कार्य की, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, नियमन करने का काम करते हैं। रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।
क्योंकि हम जो है मैमल्स में आते हैं, हम समतापी हैं, हमारे शरीर का तापमान निश्चित होता है जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हम सब जानते हैं। और ये तापमान उतना ही हमेशा बना रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बहुत ज़्यादा सर्दी, अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पर रह रहे हैं तो भी हमारे शरीर का तापमान वो ही रहेगा, और अगर हम रेगिस्तान में रह रहे हैं 48 डिग्री टेम्परेचर पर रह रहे हैं तो भी हमारे शरीर का तापमान 37 ही रहता है। तो ये जो कार्य है वो करवा कौन रहा है? ये सारा कार्य हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने का काम हाइपोथैलेमस करता है। कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, हमें हमारे टेम्परेचर को बनाए रखने का काम जो दे रखा है वो हाइपोथैलेमस को दे रखा है, और ये काम बड़ी बखूबी निभाता है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। दूसरा इसका कार्य है भूख प्यास का ये नियमन करता है। भूख प्यास का भी ये रेगुलेशन करता है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा लिखा होगा कि हमारे खाने पीने का नियंत्रण करता है। तो एक ही बात है, हमारे खाने पीने का नियंत्रण जो है, उसका रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। आपको भूख लग रही है, ये संकेत आपको कहाँ से मिले, ये डिसाइड कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एक निश्चित मात्रा के बाद में आपको महसूस होने लगता है कि हमारा पेट भर गया, तो ये पेट भरने का संकेत भी हाइपोथैलेमस से ही। आपको प्यास लग रही है, ये संकेत आपको हाइपोथैलेमस से ही मिलते हैं। आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, ये संकेत भी जो है हाइपोथैलेमस से ही। तो भूख प्यास को रेगुलेट ये करता है, यानी कि आपको भूख लग रही है ये भी बात यही बताने वाला है, और आपने पेट भर के खा लिया ये बात भी यही बताने वाला है। आपको प्यास लग रही है ये बात भी यही बताने वाला है, और आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, आपने ठंडा ठंडा पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई, तो ये बात भी बताने वाला, ये बात भी रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस ही होता है। हाइपोथैलेमस ही होता है। तीसरा, ये जो हाइपोथैलेमस है ये न्यूरोसिक्रेशन का काम भी करता है। ये एक तरह का तंत्रिका स्रावी प्रकार की संरचना है, और कुछ विशेष तरह की तंत्रिका स्रावी हार्मोन्स का ये सिक्रेशन करता है। तंत्रिका स्रावी हार्मोन्स का ये श्रावण करता है, हार्मोन्स का ये सिक्रेशन करता है, श्रावण करता है। और ये हार्मोन्स कर क्या रहे हैं? ये हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उसे नियमन करते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, अगर पिंड के जो भाग के जो हार्मोन्स होते हैं उसे रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसे प्रेरक का भी कार्य करते हैं और उसे संदमन करने का काम भी कर रहे हैं, और इस तरह कुल मिला के सभी ग्रंथियों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नियमन कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप इस हाइपोथैलेमस को देखो तो ऊपर वाले ये कार्य जो है वो तंत्रिका प्रकार के हैं, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, और इस कार्य को देखो तो अंतःस्रावी तंत्र की तरह कार्य कर रहा है। तो इस हिसाब से हाइपोथैलेमस देखा जाए तो कुछ कनेक्शन सा कार्य कर रहा है, कनेक्शन का कार्य कर रहा है। किस किस के बीच में? तंत्रिका तंत्र के बीच में और अंतःस्रावी तंत्र के बीच में। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? नर्वस सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। आप कह सकते हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा बुक्स वगैरह में, लेकिन हम मान सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्टिंग सिस्टम का काम कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच में। तो ये हाइपोथैलेमस के वो कार्य है जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न और वैकफुलनेस जो है, वेकफुलनेस, इस पर भी कंट्रोल नियमन करता है, नियमित करता है।
तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर के नियंत्रण केंद्र यही हैं, भूख प्यास के नियंत्रण केंद्र यही हैं, और बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण केंद्र भी हाइपोथैलेमस में हैं। ये हमारे सोने का जो पैटर्न है, हम किस तरीके से सोते हैं, करवट लेकर या सीधे, स्लीपिंग पैटर्न जो होता है उसे भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हम कुछ जागते भी रहते हैं, हम सो रहे होते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि पूर्णतः जो है हम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में हो। कुछ हमारे अंदर जो एक अनिद्रा वाली सी स्थिति रहती है, जागने वाली सी जो स्थिति रहती है, उसका नियमन भी हाइपोथैलेमस ही करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये ध्यान रखना है। ये अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन के हमने 3 महत्वपूर्ण पार्ट पढ़े हैं। सेरेब्रम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने यहाँ पढ़ लिया है, साथ ही हमने एपिथैलेमस और पढ़ा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला भाग, और वो है ब्रेन का दूसरा, जिसे कह रहे हैं हम मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, या इसे हमने टेक्निकली इसके लिए वर्ड यूज किया था मीजनसेफेलॉन। मीजनसेफेलॉन या मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं पढ़ी है। एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, और एक ये जो होती है वो है क्रूरा सेरेब्राई। दूसरा होता है क्रूरा सेरेब्री। ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं मिड ब्रेन या मीजनसेफेलॉन में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और क्रूरा सेरेब्राई। यहाँ जो मैंने लाल रंग से यहाँ मध्य मस्तिष्क बना रखा है, ये मध्य मस्तिष्क भी चारों तरफ से जो है वो सेरेब्रम या ये कह सकते हैं हम अग्र मस्तिष्क से ढका हुआ रहता है, और पीछे वाले पार्ट में जो ये जो पश्चिम मस्तिष्क है ये इसे कवर करता है। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यहाँ बीच में ये पाया जाता है। मिड ब्रेन में जो है ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यहाँ 4 विशेष तरह की लोब नुमा, कुछ घुंडी नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहा जाता है। क्वाड्री यानी होता है 4, तो 4 इस तरह की विशेष संरचनाएं होती हैं लोब नुमा, और इन संरचनाओं को ही कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। इन्हें ऑप्टिक लोब भी कहा जाता है, ऑप्टिक लोब भी कहा जाता है। 2 यहाँ जो ऊपर है वो सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स होती है, सुपीरियर ऑप्टिक लोब, और 2 जो होती है वो इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स यहाँ होती है। 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब होती है। ऊपर जो सुपीरियर ऑप्टिक लोब होती है, ये दोनों की दोनों जो है वो देखने से संबंधित रिफ्लेक्सेस पर काम करती है, और नीचे ये जो 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स जो होती है, ये सुनने से संबंधित जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, उन जो प्रतिक्रियाएं होती है उन पर ये जो है कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। तो सुपीरियर ऑप्टिक लोब देखने से संबंधित है, इंफीरियर ऑप्टिक लोब जो है वो सुनने से संबंधित होते हैं। और इन ऑप्टिक लोब्स को जो है वो जोड़ने का कार्य जो है कुछ नर्व फाइबर्स जो हैं वो ये काम करते हैं। कुछ नर्व फाइबर्स जो है, नर्व फाइबर्स का एक बंडल समूह होता है 2, वो इन्हें जोड़ने का काम करते हैं, और वो क्रूरा सेरेब्राई कहलाते हैं, या इन्हें सेरिब्रल पेडंकल भी कहा जाता है। क्रूरा सेरेब्राई या सेरिब्रल पेडंकल भी इन्हें कहा जाता है। तो ये कनेक्शन का काम करते हैं बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्टिक लोब। ये मध्य मस्तिष्क की बात हो गई। यहाँ एक बात आप और नोट कर लें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन भी है, नाम है लिम्बिक सिस्टम।
लिम्बिक तंत्र। लिम्बिक तंत्र, तो यहाँ जो अग्र मस्तिष्क या सेरेब्रम का जो कुछ आंतरिक भाग जो है वो और कुछ विशेष संरचनाएं मिलकर बनाती है लिम्बिक तंत्र। उन्हें नाम दिया गया है वास्तव में वो सेरेब्रम जो ये प्रमस्तिष्क है उसी का भाग कुछ है। और तो हम कह सकते हैं कुछ तो प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क का आधार भाग, इसके अलावा एक और भाग यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस। और एक और भाग इसके साथ जुड़ा हुआ है, नाम है एमिगडाला। एमिगडाला, ये तीन भाग मिलकर लिम्बिक तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रमस्तिष्क का कुछ आधार भाग यहीं पाए जाते हैं, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये तीनों मिलकर लिम्बिक तंत्र का निर्माण करते हैं, लिम्बिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और लिम्बिक तंत्र के साथ एक और संरचना मिल जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने वाली संरचना का नाम है, कार्य के हिसाब से बता रहा हूँ, जुड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि जुड़ गई, लिम्बिक तंत्र और एक और संरचना जिसका नाम हम सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर हमारे इमोशनल ब्रेन का निर्माण करते हैं। एक तरह से ये हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो संवेदनाएं होती है, संवेदनाएं जो होती है, उन संवेदनाओं का नियमन, उन संवेदनाओं की उत्पत्ति और उनको कंट्रोल करना, संवेदनाएं अचानक से गहरी होना और अचानक से उनका सामान्य होना, वो सारा काम लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस करता है। संवेदनाएं जैसे प्यार, लव जो होता है वो भी यहीं से नियमित होता है। इसके अलावा इसी का अपोजिट जो हेट जो होता है, किसी से घृणा होना, किसी से डर जाना, डर वाली स्थिति, तो ये जो हमारी जो मनोभावनाएं होती है, हमारे जो मन की जो भावनाएं होती है, प्यार, भय, इसके अलावा डर और बहुत सारे जो एक्साइटमेंट होता है, किसी चीज़ से को प्राप्त करने का एक्साइटमेंट, किसी बड़े सुपरस्टार से मिलने का जो एक्साइटमेंट जो होता है, जो उत्तेजना होती है किसी कार्य को करने के लिए या किसी से मिलने की जो उत्तेजना होती है, वो सारी नियमित इसी तंत्र द्वारा होती है, लिम्बिक तंत्र द्वारा ही होती है। हमारा जो लैंगिक व्यवहार होता है, जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर होती है, लैंगिक व्यवहार जो है, उसका भी पूर्णतः नियमन इसी लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस द्वारा ही होते हैं। तो कुल मिला के हमारे जो इमोशनल संबंधित जो हमारा पूरा सिस्टम है, हमारे जो इमोशंस हैं, संवेदनाएं हैं, उन सभी का नियमन लिम्बिक तंत्र द्वारा और हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में आजकल इससे संबंधित क्वेश्चन आने लग गए हैं। लिम्बिक तंत्र बना कौन रहा है? प्रमस्तिष्क का आधार भाग, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये आपके कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी जितनी भी इमोशनल क्रियाएं हैं, आपकी जितनी भी संवेदनाएं हैं, प्यार, भय, डर, उत्तेजना, उन सब का नियमन ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मिल कौन रहा है? हाइपोथैलेमस मिलकर ये सारे काम करते हैं हमारे इमोशनल ब्रेन से संबंधित। तो ये हो गया मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम हमने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पढ़ेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, और इसका जो टेक्निकल टर्म है वो आपको याद रखना है। इसे कहते हैं रोम्बन सिफेलॉन। रोम्बेन सिफेलॉन इसे कहा जाता है टेक्निकली। और इसके हमने तीन महत्वपूर्ण भाग देखे थे। एक होता है अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में या हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और तीसरा मेडुला। सबसे पहले यहाँ हम इससे शुरू करते हैं पोन्स से। पहला पार्ट है पोन्स। पोन्स जो है वो कुछ तंत्रिकाओं का, न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है
और ये भी एक तरीके से रिले सेंटर का ही काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। यहाँ से आने वाले संकेतों को ऊपर भेजने का ये कार्य कर रहा है। ठीक है, इससे संबंधित आपको इतना ही रखना है याद कि ये क्या काम कर रहा है। एक तो जो है ये भी प्रसारण केंद्र का काम कर रहा है, प्रसारण केंद्र की तरह ये कार्य कर रहा है। ये नर्व फाइबर्स यानी कि तंत्रिका तंतुओं का ये बंडल है, तंत्रिका तंतुओं का ये बना होता है। बहुत सारे तंत्रिका तंतु इसमें हैं जो प्रसारण केंद्र की तरह ही कार्य कर रहे हैं, ऊपर भेजने का काम कर रहे हैं सूचनाओं को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसमें आपको याद रखना है जो हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी, कि ये नियमन का कार्य करते हैं श्वसन से संबंधित। यहाँ एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, यहाँ एक न्यूमोटैक्सिस सेंटर यहाँ पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है जो श्वसन का नियमन में सहायता कर रहा है। हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, श्वास अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसका नियमन कौन कर रहा है? यहाँ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में पाया जाता है, ये इसका नियमन करता है। पोन्स महत्वपूर्ण है। दूसरा, और ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, जनरल साइंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार उठते हैं। मेडुला जो है ये पोन्स के जस्ट निचला पार्ट, ये जो है ये मेडुला है जो आगे जाकर जुड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु से। तो पहला काम तो ये क्या कर रहा है, देखा जाए तो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कर रहा है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से। तो ये है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच में ये उपस्थित है और कनेक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ये जोड़ने का ये कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? मेडुला। अब इसके वर्क क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या है, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। मेडुला जो है वो देखा जाए तो हम एक शब्द में कहें तो हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो है उनको ये नियमित करते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन ये करता है, रेगुलेट करता है। कौन सी? इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको नियमित ये करता है। कौन कौन सा केंद्र यहाँ पाया जाता है? एक तो यहाँ पाया जाता है श्वसन केंद्र, यहाँ पाया जाता है, श्वसन को नियमित करने वाला केंद्र इसमें पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो हृदय परिसंचरण तंत्र है उससे संबंधित सारे नियमन केंद्र यही हैं। तो ये हमारे हृदय परिसंचारी जो तंत्र है, हृदय परिसंचारी तंत्र के नियंत्रण केंद्र भी यहाँ मौजूद है। यानी कि हमारी जो हृदय की जो क्रियाएं हो रही है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, उसको नियमित भी ये कर रहे हैं। तो हृदय परिसंचरण तंत्र से संबंधित लगभग सभी क्रियाओं का नियमन मेडुला द्वारा ही हो रहा है। मेडुला ही कंट्रोल करता है हमारे हृदय की धड़कन का। हम जब बहुत कोई अचानक से भय की स्थिति हो, डर की स्थिति हो, या फिर कुछ हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, उस समय हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने का रेगुलेशन भी यहाँ से होता है, बढ़ाने का काम भी मेडुला से हो रहा है। तो उसे वापस सामान्य स्थिति में लाना, 72 बार धड़कता है हमारा दिल एक बार में, तो उसका नियमन कौन कर रहा है? उसको 72 से ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। आवश्यक होने पर ये काम कौन करता है? मेडुला ही करता है। तो मेडुला हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन कर रहा है। श्वसन केंद्र इसमें पाया जाता है। हृदय परिसंचारी तंत्र जो है उसके नियंत्रण केंद्र भी यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अनैच्छिक क्रियाओं में जो हमारा ये पाचन तंत्र है उसकी भी सारी क्रियाएं अनैच्छिक ही होती हैं। तो पाचन से संबंधित कार्य, हमारे पूरे पाचन तंत्र का नियमन और पाचक रसों का जो श्रावण है वो सभी पर नियमन ये ही करता है। पाचक रसों का नियमन
हम खाना खाते ही उस पर पाचक रसों का स्रावण, और जब हम कई समय तक भूखे हैं तो उनको बंद करना कि पाचक रसों का स्रावण नहीं करना, ये भी नियमित कौन करता है? मेडुला ही करता है। इसके अलावा एक वोमिट सेंटर और आपको याद रख लेना है, वोमिट सेंटर भी इसी में पाया जाता है। और वोमिट यानी क्या होता है? वोमिट को हिंदी में कहते हैं उल्टी आना। आपने कुछ गलत खाया है तो आपका शरीर अपने आप ऐसा संकेत जनरेट करता है मेडुला से कि ये हमारे लिए सही नहीं है, इसे बाहर निकालना है, उल्टी हो जाती है। और वो उल्टी या वोमिट का जो सेंटर है, ये कार्य ये निर्धारित कहाँ से होता है? वो मेडुला से होता है। तो वोमिट सेंटर भी जो है वो मेडुला में होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, जनरल साइंस में से संबंधित आता है। तो मेडुला के कार्य अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। श्वसन का नियमन यही कर रहा है, हृदय परिसंचारी तंत्र पूरे पर नियमन यही कर रहा है, पाचन तंत्र में पाचक रसों का नियमन भी यही कर रहा है, और वोमिट सेंटर का भी यही कार्य करता है, वोमिट सेंटर भी यही होता है। ये मेडुला हो गया। तीसरा हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग हमने पढ़ा सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। अगर इन पूरे भागों में अगर कोई दूसरा बड़ा भाग, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है, तो वो कौन सा है? वो है अनुमस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग है। और आप देख भी सकते हो यहाँ बड़ा भाग ये है ही अनुमस्तिष्क। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा बड़ा भाग है। ये क्या काम करता है? ये हमारे जो अंगों का हमारे जो हाथ पैर है इसका बैलेंस बनाने का, संतुलन का काम करता है। हमारी ऐच्छिक जो गति होती है उसे ये नियमित करता है। तो ऐच्छिक गति का ये नियमन करता है। आप इसे और इसे आप गौर से देखो तो लगभग इनकी संरचना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी हमने देखे थे बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं, सल्सी और गायरी इसमें मौजूद है, इस तरह गहरे गड्ढे इनमें मौजूद है। वैसे ही इसमें भी इसी तरह की जो है बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं। ये हमारी ऐच्छिक गतियों का नियमन करते हैं। हमारे जो हाथ पैर का जो बैलेंस है, हम जो सीधे खड़े हैं, हमारे हाथ जब हम चल रहे होते हैं तो उस समय हमारा बैलेंस बनाए रखने का काम अनुमस्तिष्क ही करता है, जिसे सेरेबीलम कहते हैं। ये ही इसका नियमन करता है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत ज़्यादा जो शराब पीने वाले होते हैं, शराबी होते हैं, वो सही ढंग से नहीं चल रहे होते हैं। उनका एक पैर इधर तो एक पैर कहीं और ही रखा जाता है। उनके हाथ पैर जो है वो उनके नियंत्रण में नहीं होते, कंट्रोल में नहीं होते। क्यों? उसका कारण यही है कि अल्कोहल जो होता है वो हमारे अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्कोहल जो हम ये लेते हैं, अल्कोहलिक लोग, वो उनका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। ब्रेन का ये वाला पार्ट जो पीछे की ओर है ये प्रभावित होगा तो आपकी जो ऐच्छिक गति है, आपका जो हाथ पैरों का जो बैलेंस है वो नहीं बनेगा। हाथ पैरों का बैलेंस नहीं बनेगा तो उसी वजह से जो है वो शराबियों के जो चलने की जो कला होती है वो अलग ही होती है। आप सब जानते हैं, अलग ही चलने की उनकी स्टाइल होती है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ये। और हमारी जो ऐच्छिक गति है, हम जो चल रहे हैं, उसका ये नियमन करते हैं। हमारे हाथ पैरों का जो बैलेंस है, संतुलन, एक तरह से मैं इसे एक शब्द में कहूँ तो हम इसे संतुलन से भी जोड़ सकते हैं। ये हमारे बॉडी के संतुलन से संबंधित है। वैसे संतुलन का कार्य हमारा जो कर्ण है, कान जो है वो कर रहा है, लेकिन उसका भी नियमन यहीं से हो रहा है, अनुमस्तिष्क से ही। हाथ पैरों की गति का संतुलन से संबंधित अनुमस्तिष्क से। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो, अनुमस्तिष्क में जो अंदर वाइट मैटर जो होता है वो इस तरीके से व्यवस्थित होता है। उसमें शाखाएं ऐसे निकलती है जैसे कोई पेड़ में शाखाएं निकल रही होती है, इस तरीके से। अनुमस्तिष्क में भीतर की ओर, मस्तिष्क में अधिकांश भाग, मस्तिष्क जो है उसमें हमने देखा था सेरेब्रम में बाहरी भाग ग्रे मैटर होता है, ये ग्रे मैटर होता है, अंदर वाला वाइट मैटर होता है।
ठीक है, सेरेब्रम में भी ऐसा होता है और सेरिबेलम में भी ऐसा ही है। बाहरी भाग ग्रे मैटर होता है, भीतर वाला वाइट मैटर होता है। तो इसमें जो वाइट मैटर होता है, जो श्वेत प्रद्रव्य होता है, वो इस तरह वृक्ष की शाखाओं की तरह ऐसे ब्रांच्ड होता है, शाखाओं की तरह होता है अनुमस्तिष्क में। और ये जो ब्रांच आपको नजर आ रही है, इसे एक विशेष नाम दिया गया है अनुमस्तिष्क में। किसे? वाइट मैटर से संबंधित बात ये बता रहा हूँ। वाइट मैटर इस तरह वृक्ष की शाखाओं जैसा नजर आता है, इसे आर्बर विटी कहा जाता है। इसे आर्बर विटे कहा जाता है। आर्बर विटे कहा जाता है। आर्बर विटे क्या है? अनुमस्तिष्क में श्वेत प्रद्रव्य जो है, वाइट मैटर जो है, वो ब्रांच्ड होता है, पेड़ की शाखाओं की तरह ऐसे फैला रहता है ग्रे मैटर में, और इसे ही कहा जाता है आर्बर विटे। आर्बर विटे कहा जाता है। तो इस तरह हमने हाइंड ब्रेन यहाँ कंप्लीट किया, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह ब्रेन जो है वो कंप्लीट किया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट हमने पहले पढ़ा जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और दूसरा पार्ट ये है। इस तरह हमने ब्रेन को कंप्लीटली समझा है जनरल साइंस में, और आपकी हर एग्जाम में ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ भी रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण भी बहुत है, आता रहता है और आता भी रहेगा एग्जाम्स में। इसलिए इसे आप ढंग से समझें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रत्येक पार्ट को सेपरेट करते हुए याद करें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी तरह जुड़े रहें अपने biology.com चैनल के साथ, अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहें, और इस चैनल को भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।